ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठा था व्यक्ति, उसने कहा हो कि क्या खोजे थे? तो कहा शुक्ला खोजे था। लो हम आ गए। स्पोर्ट्स बैग खोल के AK-47 की नाल दिखाई, कहा बहू कोई शक है? और इतना करके शीशा चढ़ा और चला गया। एसओ साहब बताने लगे कि भैया जाड़े के दिन में पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। जो 80 का दशक था, 80 का दौर था, उस वक्त क्राइम कैसे करते थे, क्या उनकी सोच होती थी? कुश्ती के दौरान, सैकड़ों की भीड़ के दौरान बच्चू महाराज ने करौली से सादिक पहलवान की हत्या कर दी, सबके सामने। और उस घटना से बच्चू महाराज की रंगबाजी चल पड़ी लखनऊ में। खलासी से माफिया और माफिया से फिर नेता, ये कहानी किसकी है? ये अजीत सिंह की कहानी है। भाजपा के MLC रहे अजीत सिंह। कहाँ से मुख्तार अंसारी एकदम से इतना ज्यादा, इतना बड़ा आदमी, और फिर ना जाने कितनी हत्याएं हुई हैं। आतंक का पर्याय गढ़ने के साथ ही इन लोगों ने आम गरीबों के बीच अपनी छवि एक दानवीर के रूप में उपस्थित, मसीहा टाइप। हाँ, अचानक जेल का गेट खुला, मैं निकल के बाहर आया। मैंने देखा करीब एक 6.5 फीट का व्यक्ति, सफेद तहमद, पठानी कुर्ता, चेक का अंगोछा डाले, गेट के अंदर घुसा। अधीक्षक साहब से पूछ लिया भाई क्या हुआ? DM साहब आ गए क्या? ये DM है लखनऊ के? बाद में पता चला मुख्तार है। उनके साथ एक करिंदे ने कहा आपसे मतलब? हमने कहा मतलब अगर हमसे नहीं होगा तो तुमसे होगा। हम दोनों की साहित्यिक भाषा में बहुत गर्मा गर्म आपकी और मुख्तार अंसारी की बातचीत होने लगी। तो अधीक्षक ने मुझे बताया कि ये मुख्तार अंसारी है, विधायक है। और आते ही उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी मैं आपको जानता नहीं था, मेरी गलती, मेरे लड़कों की गलती, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। ये मुख्तार अंसारी ने कहा आपसे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी फेमस थी, गोली चल जाना, कट्टा बम, असलहा। दर्जनों छात्र नेताओं की हत्या, आए दिन बम चलना, छात्रावासों की आपसी रंजिश, चाकूबाजी तो मामूली बात थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से बबलू श्रीवास्तव, बाहुबली धनंजय, बाहुबली अभय सिंह जैसे बाहुबली माफियाओं की उत्पत्ति हुई। जिस समय धनंजय फरार हुआ और अभय लखनऊ जिला जेल में बंद थे, तब दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हुई, वो भी पैसे के बंटवारे को लेकर। अच्छा। उससे पहले दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो सारी रणनीति अभय बनाते थे, अंजाम उसको धनंजय देते थे। एक नाम की चर्चा खूब होती है, बबलू श्रीवास्तव। देश के बड़े उद्योगपतियों में जिनका नाम गिना जाता है, अडानी साहब, उनका अपहरण भी बबलू ने किया था। बबलू श्रीवास्तव ने अडानी का कि 5 करोड़ रुपए लेकर के इन दोनों को छोड़ा गया, और 5 करोड़ रुपए इन्होंने उस जमाने में दिए। बड़ा अजीब लग रहा है। OCR की सिर कटी लाश, किसी फिल्म का टाइटल लग रहा है। OCR बिल्डिंग लखनऊ की जो है वो विधायक निवास है। जीनों के पास से लाश बरामद हुई, उसका सर गायब था। ब्लड के निशान जो मिले वो 706 नंबर फ्लैट से मिले। इस कमरे में रमेश पोखरियाल निशंक, जो उत्तराखंड के बाद में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा, वो भी रहते थे। माफिया, बाहुबली और राजनीति का क्या रिश्ता रहा है? नेताओं का क्या रिश्ता रहा है? कांग्रेस ने पहली बार हरिशंकर तिवारी को टिकट दे करके राजनीति में प्रवेश करने का रास्ता खोला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में, और बात करेंगे कि लखनऊ में गुंडागर्दी, माफियागिरी, माफिया राज ये कब से शुरू हुआ है, इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और कैसे कैसे ये अपराध आगे बढ़ा। 80 के दशक से शुरुआत करेंगे, 90 के दशक तक आएंगे, और मौजूदा दौर की क्या स्थिति है ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे हाथ में एक किताब है दोस्तों, जिसका नाम है लखनऊ डायरी, और ये लिखी है सूर्य प्रकाश शुक्ल जी ने। और इस किताब में खास बात यह है दोस्तों कि साफ साफ लिखा है बड़े बड़े शब्दों में कि सत्य घटनाओं पर आधारित। तो इस पॉडकास्ट में जो भी बात होगी वो हवा हवाई नहीं होगी, जो हुआ है, जो हमने देखा है इतिहास में, उसकी बात होगी, उसकी चर्चा होगी। सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया। ये जो किताब आपने लिखी है, पहले तो दर्शकों को एक बार बताइए कि इस किताब में है क्या। और जैसा कि समझ में आ रहा है, हमने देखा, हमने पढ़ा, तो क्राइम से रिलेटेड सारी बातें इसमें लिखी हैं। तो इतनी सारी घटनाएं कहाँ से कैसे जुटाई, तथ्य कैसे इकट्ठा किए? लिखा हुआ है सत्य घटनाओं पर आधारित है। अनुज जी, बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं भी एक कलम का छोटा सा पुजारी हूँ। क्राइम रिपोर्टिंग से शुरुआत की लखनऊ में,
और ये जो आपने कहा किताब में सत्य घटनाओं पर आधारित, तो इसमें 99% वो घटनाएं हैं जिनको मैंने खुद कवर किया है। अच्छा, तो इसीलिए इसमें लिखा है सत्य घटनाओं पर आधारित। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये हाँ, इसमें एक तो ऐसी घटनाएं हैं जो उस समय की हैं जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग में यहाँ आया, और उस समय उन घटनाओं का बड़ा उल्लेख होता था। पुराने हमारे जो सीनियर्स क्राइम रिपोर्टर्स थे वो उन घटनाओं का बड़ा जिक्र करते थे। तो उत्सुकतावश उस घटनाओं को मैंने जाना, उनकी अपने स्तर से पड़ताल की और उनका इसमें जिक्र किया। जैसे सुब्बा लहड़ी हत्याकांड है, अच्छा। तो ये मुझसे पहले का है। अच्छा। लेकिन जब मैं पत्रकारिता में आया तो हमारे जो पुराने हमारे सीनियर्स थे, जैसे माननीय अजय कुमार जी, निराला जी, तो ये सब इन घटनाओं का बड़ा उल्लेख किया करते थे कि बड़ा चर्चित कांड था। अच्छा। जिसमें उस समय सीबीसीआईडी को लगाना पड़ा था। सीआईडी ने इसका खुलासा किया था। सीआईडी नहीं कर पाई, फिर सीबीआई लगाई गई। तो उसके मतलब जो हमारे अंदर उसको लेकर के वो आया कि यार इसको जानना चाहिए। तो वो फिर हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान उसके पूरे तथ्य, पुरानी फाइलें निकाल के पढ़ी, पुराने अखबारों कटिंगें पढ़ी, फिर पुलिस अधिकारियों में उस दौरान के जो थे उनसे बातचीत की। तो उन सब चीज़ों को एकत्र करके वो इसमें है। मैं दर्शकों को बता दूं कि सूर्य प्रकाश जी इस वक्त नवभारत टाइम्स में हैं और पिछले कई दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता के दौर में हैं और क्राइम रिपोर्टिंग इनकी जानी मानी है। आप जब भी लखनऊ आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश में आप इनका नाम पूछेंगे किसी से भी तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर सूर्य प्रकाश शुक्ला कौन है। सबसे पहले सर एक चीज़ और समझाइए कि जो 80 का दशक था, 80 का दौर था, उस वक्त क्राइम कैसे करते थे, क्या उनकी सोच होती थी, क्या तरीका होता था, जो नए नए माफिया उपजते थे, जो पैदा होते थे, वो कैसे होते थे। लखनऊ नस्टी का भी हमने काफ़ी जिक्र सुना है, पूर्वांचल के हमने देखा है कि किस तरह से गुंडा राज, माफिया राज हमने देखा है। तो राजधानी लखनऊ तक ये क्राइम कैसे पहुंचा? अनुज जी, राजधानी लखनऊ में अगर संगठित गिरोहों की बात करें, मतलब जो लखनऊ में माफिया तंत्र जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत सीतापुर के एक अपराधी थे, बच्चू लाल दीक्षित, बच्चू महाराज उन्होंने की। अच्छा। उसके बाद से लखनऊ में बच्चू महाराज के बाद बक्सी हुए, वो बक्सी, गुरबख्शी, सुभाष भंडारी, रामगोपाल जो बच्चू महाराज के शिष्य थे, उनके साथी अन्ना जो बाद में अलग अलग हो गए। अन्ना के और ये कहा जाए अन्ना के बाद सूरजपाल और पाल बंधुओं का बड़ा वो रहा। सूरजपाल के कार्यकाल में ही पूर्वांचल की आमद लखनऊ में हुई। ये कौन सा सन था सर? ये 90 का दशक था। अच्छा, 90 का दशक आ चुका था। हाँ, 90 के दशक में जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पूर्वांचल की एंट्री हुई, उसके बाद यहाँ का जो कहा जाए कि अपराध जगत का जो कल्चर था वो थोड़ा बदला। अच्छा। उससे पहले का जो अपराध का कल्चर था वो दूसरी तरह का था। अच्छा। जैसे अगर हम बच्चू महाराज की बात करें तो एक शब्द आता है रंगबाजी। हाँ। तो लखनऊ में रंगबाजी शब्द की शुरुआत बच्चू महाराज ने की। अच्छा। ये दौर था 80 का दशक था। उस समय चक्कियाँ बहुत हुआ करती थी। तब इस तरह का पैकिंग में आटा नहीं आता था। हाँ। लोग गेहूं लेते थे, चक्कियों पर पिसवाने जाते थे। तो चक्कियाँ जैसे रकाबगंज थी, फतेहपुर गल्ला मंडी थी, डालीगंज थी। तो यहाँ पर गल्ला मंडियों के बगल में कई चक्कियाँ हुआ करती थी। तो उन चक्कियों में पहले जो गेहूं पिसता था उसका पैसा पिसाई का नहीं लेते थे। अच्छा। वो कर्दा काटते थे। कर्दा शब्द होता था, कर्दा। मान लीजिए हमने 1 किलो गेहूं पिसवाया तो उसमें 100 ग्राम आटा उन्होंने कम कर लिया, वो कर्दा हो गया, कट निकाल लिया एक तरीके से, कर्दा। तो उस कर्दे के लिए बड़ी लड़ाइयाँ होती थी आपस में। मतलब वो उस तरह की नहीं, लाठी उस समय प्रमुख हथियार हुआ करती थी। लाठी चल जाना, ये चल जाना। तो लखनऊ में एक बड़े चक्की व्यापारी थे, या कहा जाए गल्ला व्यापारी थे, लाला बिशंबर दयाल। लाला बिशंबर दयाल के यहाँ मुनीम थे संकटा प्रसाद मिश्रा।
ये इसलिए या ये सब नाम याद रखिएगा संकटा प्रसाद मिश्रा, कि संकटा प्रसाद मिश्रा ही पंडित राम गोपाल मिश्रा जो डालीगंज के माफिया बोले गए, उनके पिताजी हैं। ओहो, अच्छा। तो बिशंबर दयाल के यहाँ संकटा प्रसाद मिश्रा जी मुनीम थे। लाला के बगल में जो चक्कियाँ थी, उन लोगों ने कुछ सीतापुर के पहलवानों को अपने यहाँ लगा रखा था, और सब लाठी लेके खड़े होते थे, जैसे कोई किसने गेहूं लिया वो पकड़ के उनकी चक्की पे ले जाते थे। अच्छा। तो इससे लाला बिशंबर दयाल को लगा कि यार हम तो फिर हमारा धंधे चौपट हो जाएगा। तो इन्होंने एक दिन अपने मुनीम जी से, संकटा प्रसाद मिश्रा जी से बात कही। संकटा प्रसाद मिश्रा के रिश्तेदारी में आते थे बच्चू महाराज, बच्चूलाल दीक्षित, बच्चू महाराज। ये सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। अच्छा। अड़ोस पड़ोस दोनों के गांव थे और रिश्तेदारी भी थी। तो बच्चू महाराज को यहाँ लाने की राय संकटा प्रसाद मिश्रा ने दी। कहा कि वो दबंग है, कई मर्डर कर चुका है, तो उसको आप ले आइए, और पहलवान भी है, तो वो अगर आपकी चक्की पे आ जाएगा तो ये अगल बगल वाले जो एजेंट हैं ये कस्टमरों को खींच नहीं पाएंगे। तो इस तरह बच्चू महाराज की लखनऊ में आमद हुई। अच्छा। बच्चू महाराज के साथ 2 लठाई चलते थे, और इनके आते आते पूरी छवि मंडी की बदल गई। अच्छा। ये स्थिति हो गई कि 99% पिसाई इनके यहाँ होने लगी, और 1% पिसाई आसपास की होने लगी। तो जब बच्चू महाराज का ये ढंग देखा, तो लाला बिशंबर दयाल के एक बहुत पारिवारिक मित्र थे, लखनऊ, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, लखनऊ के सर्राफा व्यापार का प्रमुख नाम थे। उनके परिवार की किसी महिला के साथ एक उस समय सादिक पहलवान हुआ करता था। पुराने लखनऊ में उसका बड़ा दबदबा हुआ करता था जी। तो सादिक महाराज से उसके संबंध थे। तो उन सर्राफा व्यवसायी ने कि बिशंबर दयाल से कहा कि दोस्त बच्चू महाराज से कह के हमको इससे मुक्ति दिला दो। बिशंबर दयाल ने बच्चू महाराज से बात की, और चौक में एक कुश्ती का आयोजन हुआ सादिक पहलवान और बच्चू महाराज के बीच। और उसी कुश्ती के दौरान, सैकड़ों की भीड़ के दौरान, बच्चू महाराज ने करौली से सादिक पहलवान की हत्या कर दी, सबके सामने। और उस घटना से बच्चू महाराज की रंगबाजी चल पड़ी लखनऊ में। जो दबंगई की शुरुआत हुई वो वहीं से हुई, उसी घटना से। उसके बाद जो अब जिसको हफ्ता वसूली कहते हैं, उसमें चौथ बोली जाती थी। अच्छा। चौथ वसूली बच्चू महाराज की शुरू हुई। बच्चू महाराज को चूंकि सर्राफा बाजार का बड़ा नाम था, तो जब उसने चौथ देनी शुरू की तो फिर और छोटे मोटे जो उनके जो थे वो सब, तो चौक से अच्छी उनकी चौथ वसूली होने लगी। फिर बच्चू महाराज धीरे धीरे यहाँ व्यापार में भी आए। स्थिति ये हो गई कि लखनऊ, सीतापुर के तो थे ही, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, आसपास के जितने रायबरेली, इन सब जिलों में भी बच्चू महाराज का नाम चलने लगा। अच्छा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो माफियागिरी या रंगबाजी की शुरुआत लखनऊ में बच्चू महाराज ने की है। तो ये तो हो गया 80 का दौर जब ये होता था। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब इतने सैकड़ों लोगों के सामने हत्या कर दी, वसूली शुरू कर दी, इतनी गुंडई दबंगई की, तो 80 के दौर में क्या मतलब पुलिस तंत्र इतना कमज़ोर था, कानून, लोग पूछेंगे ना कि क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी? अनुज, ऐसा नहीं था। पुलिस तब भी सक्रिय थी, लेकिन पुलिस तब इतने संसाधनों से युक्त नहीं थी। अच्छा। पुलिस का सब कुछ डिपेंड करता था उनके मुखबिरों पर। हाँ। जैसे बच्चू महाराज के बारे में एक बात बोली जाती है कि बच्चू महाराज ने जितने भी मर्डर किए, किसी भी व्यक्ति की लाश का सर नहीं मिला। अच्छा। कोई संख्या नहीं है इसकी, लेकिन किसी भी लाश का सर नहीं मिला। कितने मर्डर किए होंगे कम से कम? अब जो मैंने जब इनके बारे में लिखा और तलाश की, तो करीब 3 दर्जन तो गिनने की स्थिति में थे हम,
और ये वो थे जो थे जो बाकी, सामने पता हाँ, चल गया, जो पता जिनके नाम सामने आ गए। हाँ। और कारण था कि तब इस आज की तरह ना मोबाइल फोन थे, ना वीडियो क्लिपिंगें होती थी। सब कुछ बयान के आधार पे होता था और अधिकांश माफियाओं के दबाव में जो गवाह होते थे वो मुकर जाते थे। तो इसीलिए उस दौर में सजा दिलाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। सही बात है, सही बात है। जितनी हत्याएं कि उनका सर नहीं मिला ना, कुछ इसके बारे में पता चला आपको कि वो सर क्या करता था, कहाँ जाता था, या क्या सोच थी? हालांकि इसका बहुत कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो हत्या करने के बाद बच्चू महाराज, उनके गांव के पास एक बाग थी, उसी बाग में वो सर दफना दिए जाते थे। लेकिन ये खुलासा भी बच्चू महाराज के न रहने के बाद हुआ। उनके सामने कोई नहीं कर बोल पाया। अच्छा। जो वर्तमान में कांग्रेस के एमएलसी भी रहे हैं और लखनऊ में के माफिया भी बोले जाते हैं, रामगोपाल मिश्र, वो बच्चू महाराज के ही शिष्य थे। अच्छा। और बच्चू महाराज के मर्डर में भी उनका नाम आया था। अच्छा। और ये बच्चू महाराज के हत्या की साजिश भी एसपी सीतापुर के दफ्तर में ही लिखी गई थी। अच्छा, ये ज़रा किस्सा सुनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये कैसे हत्या की गई? असल बच्चू महाराज दबंग के साथ साथ पुलिस विभाग में बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी। यह कहा जाए कि पुलिस को भी वो बहुत कुछ खुश रखते थे। सीतापुर में एक एसपी घोष करके आए। अच्छा। तेतरार आईपीएस थे। और आते आते उन्होंने जब सीतापुर के माफियाओं को देखा तो गिने चुने दो नाम थे, एक बच्चू महाराज का और दूसरा उनके शागिर्द रामगोपाल मिश्रा का। घोष साहब ने बच्चू महाराज के घर पे एक दिन दबिश दी थी। तो उस दबिश के दौरान एसपी को गांव वालों ने घेर लिया और बच्चू महाराज ने उनकी बड़ी बेइज्जती की। अच्छा। इस बात को घोष साहब, उस समय तो चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ बोल नहीं सकते थे, कर नहीं पाए होंगे, हजारों ग्रामीणों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। उनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी पड़ा कि इस कदम से पीछे हट जाएं। तो उन्होंने एक सीतापुर में एक दलित व्यक्ति था, उसका मर्डर हुआ था जिसमें बच्चू महाराज का नाम आया था। तो उन्होंने उसके बेटे को बुला के उससे बातचीत की। कहा जाता है कि उन्होंने रामगोपाल को भी सब्जबाग दिखाया कि बच्चू महाराज के न रहने पर ये सारा वर्चस्व तुम्हारा हो जाएगा। और इस तरह उन्होंने उन लोगों को तैयार करके बच्चू महाराज कमलापुर में एक कोई पेशी थी, उसमें गए थे। ब्लॉक से निकल के वो बाहर पेशाब करने के लिए जैसे झुके सीतापुर रोड पे, बाके और गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई। उसमें उस परिवार के साथ रामगोपाल का भी नाम आया। हालांकि बाद में चूँकि बताया ना कि उसकी साजिश या उसकी उस घटना का सारा पुलिस अधिकारियों द्वारा लिखा गया था पटकथा उसकी, तो बाद में केस छूट गया, खत्म हो गया, उसमें किसी को सजा नहीं हुई। ठीक है सर, ये हो गई 80 के दशक की बात, किस तरह से लखनऊ में रंगबाजी शुरू हुई। जैसा कि मैं किताब में और भी देख पा रहा हूँ, ये जो आपने एक चैप्टर उठाया है, खलासी से माफिया और फिर माननीय तक का सफ़र, यानी कि खलासी से माफिया और माफिया से फिर नेता, ये कहानी किसकी है? ये अजीत सिंह की कहानी है। हाँ, भाजपा के एमएलसी रहे अजीत सिंह। अच्छा। अजीत सिंह चारबाग में रेलवे कॉलोनी में रहते थे। उनके पिताजी रेलवे कर्मचारी थे, कर्मचारी नेता भी थे। तो उन्होंने, भाई हर पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा कहीं ना कहीं सर्विस में आ जाए। तो उन्होंने लखनऊ में, चूँकि कर्मचारी नेता थे, तो उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करके अजीत सिंह का खलासी के रूप में रेलवे में नौकरी उनके लगवा दी।
लेकिन अजीत सिंह बहुत दबंग था, बहुत दबंग और बहुत कहा जाए कि बहुत बड़ा रणनीतिकार था। केकेसी के चुनाव, जो कानपुर जो कॉलेज है, जयनारायण डिग्री कॉलेज, यहाँ के चुनाव में अजीत सिंह का बहुत तगड़ा हस्तक्षेप रहता था। यही के लड़कों के बल पर ही रेलवे में उसने जो है बड़ा अपना अधिकारियों पे बड़ी रौब जमा रखी थी। स्थिति यह थी कि रेलवे के जो ठेके उठते थे वो बिना अजीत सिंह के मर्जी के नहीं उठते थे। अच्छा। अजीत सिंह का अगर कोई परिचित अधिकारी है तो रेलवे बोर्ड भी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। अच्छा। इस किताब में उसका जिक्र है, ये जलवा था कि एक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू हुई, एक ठेका देने की जांच शुरू हुई। उनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने अजीत सिंह के लोगों को ठेका दिया। उसकी जांच शुरू हुई। रेलवे बोर्ड से अधिकारी यहाँ जांच करने आए। चारबाग में जो रेलवे का गेस्ट हाउस है वहाँ वो लोग रुके। रात में अजीत सिंह के लोग पहुँचे, कहा कि हम आपकी सेवा करने आए हैं। और उनके कमरे में घुसे और इतना मारा उनको कि दूसरे ही दिन वो यहाँ चले गए और अजीत सिंह के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी। तो ये स्थिति थी उस समय। रेलवे का जो कबाड़ होता है, जिसको स्क्रैप बोलते हैं, स्क्रैप नीलामी में भी बड़ा खेल होता था। अच्छा। उसमें कमीशन मिलता था अजीत सिंह को। जिसके पास ठेका गया, हाँ, मान लीजिए रेलवे से मैंने स्क्रैप नीलामी में 4 इंजन का कबाड़ खरीदा, तो उसमें मैं 20% आपको दूंगा, तो आप नहीं अजीत सिंह को, वरना आपको ठेका नहीं मिलेगा। अच्छा। रेलवे स्क्रैप की नीलामी में मुख्तार अंसारी ने भी घुसने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। धनंजय और अभय ने भी घुसपैठ का प्रयास किया, लेकिन बहुत सफल नहीं ये दोनों भी हो पाए। क्योंकि अजीत सिंह का इतना वहाँ पर कहा जाए पूरा लॉबिंग थी, या पूरा सब कितना एक छत्र राज कहा जाए उसका था, कि वहाँ पर दूसरा माफिया घुस नहीं पा रहा था। अजीत सिंह की वजह से ये लोग कुछ कर नहीं पाए। तो अजीत सिंह के लोगों को ही ठेका मिलता था, इससे उसकी आय होती थी। इसके अलावा चारबाग में बसें, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और भी जितने भी इस तरह के काम थे वो सब अजीत सिंह के गिरोह के लोगों के थे। अजीत सिंह के साथ उनकी अपनी एक टीम थी, बताया उसमें सबसे ज़्यादा रेलवे के ही लोग थे। अच्छा। केकेसी के लड़के थे और रेलवे के लोग। ये भी बात सत्य है कि अजीत सिंह ने कई नवयुवकों की नौकरियां भी रेलवे में लगवाई। अच्छा। जब पैसा ज़्यादा आ जाता है और उसके बाद जब पुलिस दबिश देती है तो आदमी को एक ही चीज़ चाहिए होती है, पावर। पावर, हाँ। मुझे याद है अरुण कुमार सिंह एसएसपी थे। किसी मामले में उन्होंने शाम को अजीत सिंह के यहाँ रेलवे कॉलोनी के घर पे छापा मारा और दूसरे दिन भाजपा ने अजीत सिंह को अपना एमएलसी उम्मीदवार घोषित कर दिया। अच्छा। ये सर किस सन की बात होगी? ये हमको लगता कि 90s की आखिरी की बात है। अच्छा, ओके, ठीक है। ये इनका पहली बार एमएलसी तभी बने कल्याण सिंह साहब की सरकार थी। हाँ। उसी में ये एमएलसी बने। हालांकि भाजपा में इनको लाने के पीछे एक दूसरे बड़े नेता का, जो आज भाजपा की राष्ट्रीय नेतृत्व में दूसरे नंबर पे माने जाते हैं, अच्छा, उनका योगदान था। अच्छा। लेकिन एमएलसी का टिकट इनको कल्याण सिंह की सरकार में मिला। तो इसीलिए मैंने उसका वो लिखा है कि खलासी से माफिया माननीय है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर, मुख्तार अंसारी का आपने जिक्र किया। मुख्तार अंसारी, ठीक है, इस बुक में उतना जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आप क्योंकि इतने दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और क्राइम कवर कर रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा होगा। कहाँ से मुख्तार अंसारी एकदम से इतना ज़्यादा, इतना बड़ा आदमी, और फिर ना जाने कितनी हत्याएं हुई हैं जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम है,
चोटी काटने वाली घटना पूरे सोशल मीडिया पर फेमस है, तो क्या सर वो कैसे उभरा? असल मुख्तार अंसारी का अगर पारिवारिक बैकग्राउंड देखें तो उनके बाबा या उससे पहले उनके परिवार के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक रहे हैं। हाँ 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 हाँ। उनके एक चाचा उपराष्ट्रपति रहे, हाँ दादा। तो पारिवारिक स्थिति बड़ी मजबूत रही है। आर्थिक रूप से देखें तो इनकी आर्थिक स्थिति परिवार की बड़ी मजबूत। मुख्तार का पसंदीदा गेम क्रिकेट था। अच्छा। वो खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन इसी बीच कुछ उनके ससुराल पक्ष से किसी का मर्डर होता है, और वो मर्डर, अब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, उस मर्डर का विरोध करने पर ही या उस मर्डर का बदला लेने पर ही मुख्तार का मन खेल से हटके अपराध जगत से जुड़ा। अच्छा। फिर चूंकि जिस क्षेत्र के वो लोग मऊ गाजीपुर के रहने वाले थे, वहाँ से चुनाव लड़ने का, चूँकि बताया ना कि उपराष्ट्रपति रह चुके थे, तो इनको भी पैसा था ही, छोटी मोटी माफियागिरी भी चलने लगी थी, तो चुनाव लड़ने लगे। जब मऊ से जब कृष्णानंद राय ने इनके परिवार की सीट हथियाई, उसके बाद एक दो बार इनकी और उनकी आमने सामने भिड़ंत भी, लखनऊ में भी एक भिड़ंत हुई थी कैंट में। तो मुख्तार को ये लगा शायद कि अगर ये और आगे बढ़ गए तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। उसी पर मुख्तार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कृष्णानंद राय की हत्या कराई, और वो हत्या ऐसी हत्या थी कि जिसमें उस दौर में मतलब कहा जाए कि 90 के दशक में AK-47 SLR जैसे असलहे यूज़ किए गए। हाँ। जीवा, संजीव महेश्वरी जीवा जी, और उसके साथियों के नाम आए उसमें। उसके बाद मुख्तार जब लखनऊ जेल में बंद हुए तो होता चूँकि राजधानी था, राजधानी में सभी अपनी पकड़ बनाना, और वो दौर यहाँ था कि उस समय लखनऊ में कोई बड़ा वो बचा नहीं था माफिया। तो लखनऊ में भी मुख्तार ने, और कहा जाए कि मुख्तार और अतीक दो ऐसे माफिया हुए जिन्होंने आतंक का पर्याय गढ़ा। और आतंक का पर्याय गढ़ने के साथ ही इन लोगों ने आम गरीबों के बीच अपनी छवि एक दानवीर के रूप में उपस्थित की। मसीहा टाइप। हाँ, दानवीर, जैसे कोई या उसकी मदद करना। अतीक के बारे में कहा जाता है कि अतीक के हाथे में तो कढ़ाई चढ़ी ही रहती थी। तो इस तरह का इनका वो रहा। चूँकि मुख्तार लखनऊ के माफिया नहीं रहे, इसलिए इस डायरी में हमने उनका उल्लेख नहीं किया है। उनका उल्लेख बहुत कुछ उनके बारे में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनका उल्लेख मेरी अगली डायरी में होगा, तो उसको खुलासा नहीं करना चाह रहे आप। अतीक का जिक्र है अगली डायरी में? हाँ, उसमें जब जो यूपी की उसमें है, उसमें उन लोगों का जिक्र है। अतीक अहमद किसी का भी जिधर नज़र पड़ जाए तो ज़मीन प्लॉट जो भी हो वो उसका है, फिर वो किसी का होता नहीं था, ऐसा लोग बताते हैं। मैं एक अपने साथ बीती बताता हूँ। अच्छा। मुख्तार की और मेरी। मैं उन दिनों जागरण में टाइम रिपोर्टर था। अच्छा। जेल बीट मेरे पास हुआ करती थी। ये बात है संभवतः 98-99 की। RK तिवारी जिनका बाद में मर्डर हो गया राजभवन के सामने, इसमें उसका जिक्र, वो खबर है जी। वो जेल अधीक्षक थे। तो मैं एक दिन ऐसे जेल में गया था खबरों के सिलसिले में। RK तिवारी जी के साथ बैठा था, मैं था, मेरे साथ जागरण से ही उस समय जेल देखते थे राकेश यादव जी, वो भी थे। अचानक जेल का गेट खुला, तो जेल का बड़ा गेट होता, खुला तो अंदर तक आवाज आई। तो मुझे लगा कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति
जेल का गेट तो नियमानुसार जेल अधीक्षक के आने पे खुलेगा, हाँ जेलर के आने पे खुलेगा या डीएम के आने पे खुलेगा। सही है। तो मुझे लगा कि डीएम निरीक्षण करने आ गए। हाँ तो मैं जेल का गेट था, उसके बाद लॉबी थी, लॉबी के बाद दूसरा गेट था और उसी के बीच में जेल अधीक्षक का रूम था। मैं निकल के बाहर आया तो मैंने नाम सुन रखा था, लेकिन मैंने देखा करीब 6.5 फीट का व्यक्ति, सफ़ेद तहमद, पठानी कुर्ता, चेक का अंगोछा डाले, गेट के अंदर घुसा। तो मैं उस दौर में कहा जाए कि युवा जोश था, तो मैंने अधीक्षक साहब से पूछ लिया, भाई क्या हुआ, डीएम साहब आ गए क्या, ये डीएम है लखनऊ के? हाँ तो वो कुछ बोलते इससे पहले मुख्तार, बाद में पता चला वो मुख्तार है। हाँ। उनके साथ एक करिंदे ने कहा आपसे मतलब? हाँ तो हमने कहा मतलब अगर हमसे नहीं होगा हाँ तो तुमसे होगा। इस बीच मुख्तार भी थोड़ा वो हुए, हम दोनों की साहित्यिक भाषा में बहुत गर्मा गर्म आपकी और मुख्तार अंसारी की बातचीत होने लगी। अच्छा। बात आगे बढ़ती, इससे पहले आर के तिवारी बीच में आए और उन्होंने कहा विधायक जी अंदर जाइए। मुख्तार को उन्होंने अंदर भेज दिया। जब उन्होंने विधायक जी कहा तो मैं भी, मुझे भी लगा कि कोई मतलब वो है, तो मुझसे कहा शुरू आइए आप कमरे में बैठे आके। मुझे लेके आ गए, पानी वानी मंगवाया, मैं पानी पी रहा था, तब तक वो व्यक्ति फिर पीछे आया। जो मुख्तार के साथ था या फिर जो मुख्तार? अच्छा मुख्तार है। हाँ। तब मुख्तार अंसारी नहीं हुआ होगा। नहीं, मुख्तार अंसारी ही थे। अच्छा, लेकिन मैं बाई फेस उनको पहचानते नहीं थे। ओके। ये भी जब मैं अधीक्षक कमरे में आया तो अधीक्षक ने मुझे बताया कि ये मुख्तार अंसारी हैं, विधायक हैं। तब तक वो व्यक्ति आया, अब आते ही उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी मैं आपको जानता नहीं था, मेरी गलती, मेरे लड़कों की गलती, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये मुख्तार अंसारी ने कहा आपसे? जब उनको पता चला कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, ये सूर्यप्रकाश शुक्ला की इज्जत नहीं थी, ये एक पत्रकार की इज्जत थी। हाँ, बड़ी बात। उस समय पत्रकारों की ये इज्जत हुआ करती थी। उसके बाद मैं विधानसभा कवर करता था, अभी भी विधानसभा कवर करता हूँ। मुख्तार अंसारी जब तक विधायक रहे, जब भी हमारी मुलाकात हुई, दोनों हाथ उठा करके पंडित जी, ये समय था। ये एक इमेज थी पत्रकारों की। सर, लखनऊ में जब माफियाओं का जिक्र होता है, लखनऊ का जिक्र होता है, तो एक नाम की चर्चा खूब होती है, बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव का क्राइम की दुनिया में, जराइम की दुनिया में कैसे उदय कैसे हुआ? अनुज भाई, बबलू भी लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने आए थे। 90 का शुरुआती दशक था। परिवार से अच्छा था, वो सेना का अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन बहुत कहा जाए कि भिड़ने वाले टाइप का लड़का था। भिड़ंत मिनटों में किसी की बात बर्दाश्त नहीं, इस टाइप का लड़का था। इसी के चलते उसकी डालीगंज के कुछ लड़कों से लड़ाई हुई और उन लड़कों को उस समय डालीगंज के बाहुबली माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना का संरक्षण प्राप्त था। अन्ना के इशारे पर बबलू को जेल भेजा गया। बबलू जब जेल चले गए तो इनके परिवार ने, बबलू के परिवार ने लगभग बबलू से किनारा कर लिया। ये बात बबलू को बहुत कचोटी और उसने अन्ना से बदला लेने के लिए ठान ली। जेल से बाहर आने के बाद उसने अन्ना के विरोधी राम गोपाल मिश्रा से मुलाकात की और उनके साथ जाके मिल गया। अन्ना के से बदला लेने की लगातार फिराक में बना रहा। इस दौरान राम गोपाल
जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर का चुनाव लड़े, जीते। सारा उनके प्रचार का काम बबलू देख रहा था सीतापुर में। अन्ना की उस समय लखनऊ में ये स्थिति थी कि सपा की सरकार थी और अन्ना को उप मुख्यमंत्री माना जाता था। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग में बिना किसी इजाजत अन्ना अंदर तक जा सकते थे। एक शाम अन्ना के छोटे भाई, इनको छोटे शुक्ला बोलते हैं, ये सभासद चुने गए, करुणाशंकर शुक्ला अन्ना छोटे। इनका ऑफिस था सीतापुर पे डालीगंज क्रॉसिंग के पास। ठीक है। तो अन्ना भी शाम को वहीं बैठते थे। एक दिन शाम को अन्ना बैडमिंटन खेल रहे थे, तो छोटे आ गए। छोटे आए तो ये जिप्सी बैठे, घर के लिए रवाना हो गए। तो ड्राइवर जिप्सी चलाने के लिए जब बैठा तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बगल में बैठो, गाड़ी हम चलाएंगे। और गनर पीछे बैठ गया। डालीगंज क्रॉसिंग से अन्ना के घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। बीच में कब्रिस्तान टाइप का बड़ा सन्नाटा वाला क्षेत्र पड़ता है। हालांकि अब तो बड़ी आबादी वहाँ भी हो गई है। जैसे ही इनकी गाड़ी वहाँ पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी। उन लोगों को सूचना ये थी कि अन्ना ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे हैं, जिस पे ड्राइवर उस समय बैठा था। तो इन लोगों की फायरिंग की रेंज जो थी, या कहा जाए कि फायरिंग का जो क्षेत्र था वो बगल वाली सीट पे ही था। इसमें अन्ना का ड्राइवर मारा गया। अन्ना के गनर ने पीछे से फायरिंग की, जिसमें मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा लड़का मारा गया। कार्बाइन एक गिरी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला और जो उस पर बैठ के फायरिंग कर रहा था वो फरार हो गया। और वो व्यक्ति था ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू। इस घटना के बाद ओम प्रकाश श्रीवास्तव अपराध जगत में बहुत तेजी से बढ़ गया। तो कई सीढ़ियां वो इस घटना के बाद एक साथ चढ़ गया। इस घटना में रामगोपाल का भी नाम आया बबलू के साथ, क्योंकि बबलू नेम्ड हो गए थे। तो रामगोपाल के इशारे पर गोरखपुर के हाथे में उनको संरक्षण मिला। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फिर गोरखपुर के जरिए ही वो देश के बड़े चर्चित तांत्रिक चंद्रा स्वामी के संरक्षण में पहुंच गया। अनुज जी, आपको पता नहीं पता कि आज की डेट में, आज की तारीख में जो देश के बड़े उद्योगपतियों में जिनका नाम गिना जाता है, अडानी साहब, उनका अपहरण भी बबलू ने किया था। बबलू श्रीवास्तव ने अडानी का क्या किस्सा है सर? ये बात 1998 की है। साल का पहला दिन था, 1 जनवरी की शाम थी। अडानी साहब अपने एक मित्र शांतिलाल के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। रात में जैसे वहाँ से निकले, इनकी गाड़ी मुश्किल से उस क्लब से 50 मीटर आगे बढ़ी थी। एक मारुति वैन उसके आगे रुकती है। अच्छा। जैसे मारुति वैन एकदम से आगे आके रुकी तो इन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाए। मारुति से 4 लोग उतरे। असलहे के बल पर दोनों लोगों का अपहरण कर लिया। इनको अहमदाबाद के एक फ्लैट में 2 लोगों को रखा गया। इनके परिवार से उस समय 15 करोड़ रुपए की वसूली मांगी गई। 15 करोड़ की बबलू श्रीवास्तव ने मांगी। बबलू श्रीवास्तव उस समय जेल में था। अच्छा। बबलू श्रीवास्तव की 90% अपहरण की घटनाएं जेल में रहने के दौरान उसने की। 15 करोड़ रुपए मांगे गए उस जमाने में, 90 के दशक में। इनको अहमदाबाद के ही फ्लैटों में अलग अलग करके कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इस तरह रखा गया दोनों को। अब कहा यह जाता, पुराने पुलिस अधिकारी ये बताते हैं कि 5 करोड़ रुपए लेकर के इन दोनों को छोड़ा गया। दूसरा शख्स शांतिलाल जो इनके साथ थे, अडानी के साथ खाना खाने गए थे ना साथ में। हाँ। वो दोनों का अपहरण हुआ था और 5 करोड़ रुपए इन्होंने उस जमाने में दिए थे। बताइए। इसका उल्लेख
अडानी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया है। अच्छा। जब उनसे रिपोर्टर पूछता है कि आप सबसे जीवन में डरे कब, हाँ। तो वो दो घटनाओं का जिक्र करते हैं। एक इस घटना का, अपहरण वाली घटना का, एक अन्य घटना का। वहाँ से बबलू श्रीवास्तव कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ, और जो आज की डेट में जिनका गौतम अडानी, जिनका जिक्र हमेशा किया जा रहा है, उनका अपहरण करने वाला बबलू श्रीवास्तव। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात, शायद। मैंने इस पे खबर भी की है। अच्छा। होता ना कि बहुत सी घटनाएं तो जिस दौरान पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस शुरू किया जी, माफियाओं के फ़ोन सुनने शुरू किए जी, तो उससे बहुत सी ऐसी घटनाओं का खुलासा हुआ कि अरे ये घटना इसने की थी। अच्छा, पता ही नहीं चलता होगा। बबलू का जो अपहरण का एक वो था ना, वो जेल से अपने साथियों को बताता था कि किस आदमी का अपहरण करना है, इस अपहरण में उसके गैंग के कौन कौन लोग शामिल होते ये वही तय करता था। अच्छा। कौन सी गाड़ी होगी, किस तरह होगा, कौन पैसे के लिए कॉल करेगा, और सबसे बड़ी बात है कॉल कभी हिंदुस्तान से नहीं आती थी, कॉल दुबई से, बैंकॉक से। अच्छा। और सारी वसूली, मतलब जितने बड़े अपहरण बबलू ने किए हैं उनमें सब में जो अपहरण की वसूली की गई वो हवाला के माध्यम से की गई। मतलब पकड़ने का कोई चांस ही नहीं। क्या दिमाग लगाता था। लेकिन चलिए ठीक है सर, आपने इतने लोगों को इतनी क्राइम की खबरें कवर की हैं और बड़े बड़े बाहुबलियों को, माफियाओं को बहुत करीब से देखा है। मुख्तार अंसारी वाला आपने बताया कि एक जो इंटरेक्शन हुआ, तो बाहुबलियों से मिलना जुलना होता था क्या कि रिपोर्टिंग के दौरान, और किस तरह से क्या होता था उस समय? अनुज, जब क्राइम रिपोर्टिंग करते थे ना, तो ये तो संभव नहीं है कि जब हम क्राइम रिपोर्टिंग करेंगे और क्रिमिनल से मुलाकात ना हो। हाँ। कभी खबरों के सिलसिले में मुलाकात होती थी, कभी वो पकड़े गए तो मुलाकात होती थी, कभी माननीय, अगर वो बहुत से माननीय बन जाते तब मुलाकात होती थी। हाँ। लेकिन मेरा एक बहुत स्पष्ट मत है जो मैंने अनुभव किया, कभी भी कोई अपराधी किसी खबर के लिए किसी रिपोर्टर के ऊपर न तो उसको धमकाएगा, न उसके ऊपर हमला करेगा, न उसके खिलाफ कोई साजिश करेगा, जब तक रिपोर्टर उसके किसी प्रतिद्वंदी का वफादार नहीं बनता। अच्छा, बिना किसी मकसद के। अगर वो रिपोर्टर का काम केवल खबर लिखना है, हाँ, तो कभी कोई माफिया उससे व्यक्तिगत रंजिश नहीं मानेगा। ये अंडरस्टैंडिंग थी। ये है, आज भी है। आज भी है। आज भी है। हालांकि आज का माफियाओं का दौर बहुत बदल गया है। हाँ। अब उस तरह के हाँ। माफिया नहीं है। हाँ। लेकिन आज भी अगर रिपोर्टर खबर लिखता है तो खबर के लिए कभी कोई माफिया या बदमाश उसका कभी कुछ नहीं करेगा। उस दौर में भी कभी किसी को टच नहीं किया गया। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अब पिछले 6 सालों से सीधे क्राइम की बीट नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन करीब 30 साल मैंने क्राइम कवर किया है। और डर नहीं लगा कभी आपको कि खबर लिख दी? काहे का डर? रात में 1-1:30 बजे ऑफिस से निकलते थे, मोटरसाइकिल से होते थे, 4 किलोमीटर आना होता था। काहे का डर? किससे डर? कभी कोई धमकी नहीं मिली? कभी नहीं। एक प्रकरण छोड़ किया। कौन सा? वो भी सीधे मुझे नहीं मिली। अच्छा। वो एक साजिश रची गई जिसकी जानकारी मुझे मिल गई, और उस समय लखनऊ के एसएसपी थे श्री AKD द्विवेदी जी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसमें मेरे साथ एक अन्य क्राइम रिपोर्टर थे जो जिनका बाद में मर्डर हो गया, परितोष पांडे जी। इन दोनों के नाम साथ में लेकर के किसी बड़े माफिया को मरवाने के लिए सुपारी देने की बात जेल में हुई थी। अच्छा। लेकिन बाद में जिस माफिया को पता चला, जब उसने नाम बताया तो उसने बताया कि दोनों पत्रकार हैं, तो उसने कहा कि अगर इन पर किसी दूसरे ने भी अगर
वो किया तो तुम फिर नहीं रहोगे, क्योंकि पत्रकारों पर कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। बताइए, ये दौर था। सर, अभी बातों बातों में चर्चा में जिक्र हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी का, और बताते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी फेमस थी। गोली चल जाना, कट्टा बम, असलहा, ये बड़ा दौर हम लोगों ने सुना है। आपके ज़माने में क्या ऐसा था? 90 का दशक लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए मतलब अगर शिक्षा के जगत के हिसाब से देखें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दशक था। उस दशक में दर्जनों छात्र नेताओं की हत्या, आए दिन बम चलना, छात्रावासों की आपसी रंजिश, चाकूबाजी तो मामूली बात थी। तो वो दशक, और यही वो दशक था जब लखनऊ विश्वविद्यालय से बबलू श्रीवास्तव, बाहुबली धनंजय, बाहुबली अभय सिंह जैसे बाहुबली माफियाओं की उत्पत्ति हुई। वो छात्र राजनीति करके? छात्र राजनीति से ही आए। अच्छा, कुछ याद आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी की घटनाएं आपको, धनंजय सिंह, अभय सिंह को लेकर? धनंजय अभय सीधे तो कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इन्होंने छात्र नेताओं का सपोर्ट किया। जैसे अजय सिंह एक छात्र नेता था जिसका मर्डर हुआ। एक छात्र ने उपाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे ज्ञानू दादा। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ आपने बुक में इसका जिक्र किया है। छात्र संघ उपाध्यक्ष ज्ञानू की हत्या, छात्र नेता अनिल मिश्रा और पप्पू की हत्या, उपेंद्र सिंह मानू हत्याकांड, और छात्र नेता अजय सिंह की हत्या, छात्र नेता की हत्या और टेनी पर था आरोप। ये सब लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रकरण है। आखिरी वाली घटना लखीमपुर की है, लेकिन वो छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय का। हाँ, लेकिन ये अगर मैं देखूं तो 3-4 घटनाएं का जिक्र आपने किया। जब जो अजय सिंह का मर्डर हुआ, हाँ, इसी के मर्डर के दौरान ही धनंजय और अभय के नाम प्रकाश में आए। और सबसे बड़ी बात है कि धनंजय और अभय लखनऊ विश्वविद्यालय के पीरियड से मित्र थे। अच्छा, बाद में प्रतिद्वंदी बने ये। जिस समय धनंजय फरार हुआ और अभय लखनऊ जिला जेल में बंद थे, तब दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हुई, वो भी पैसे के बंटवारे को लेकर। अच्छा, उससे पहले दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अच्छा, मतलब कहा यह जाता है कि अगर पुलिस की भाषा में कहें तो सारी रणनीति अभय बनाते थे और अंजाम उसको धनंजय देते थे। अच्छा, ये पूरा इन लोगों का तरीका था काम करने का। खूब यूनिवर्सिटीज़ में हत्याएं खूब हुई हैं। मतलब दर्जनों हत्याएं हुई हैं उस दौरान। 90 के दशक में दर्जनों हत्याएं हुई हैं। इसमें तो मैंने उन्हीं घटनाओं का जिक्र किया है जो मैंने खुद कवर की हैं। बाकी दर्जनों हत्याएं हुई हैं। बहुत सी ऐसी हत्याएं हुई हैं जिनमें मतलब ये पता ही नहीं चल पाया कि किसने मर्डर किया, उसमें कोई नामजद नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसे मर्डर हुए। क्या दौर रखा होगा उस समय भी। हॉस्टल्स का बड़ा सुनते थे कि हॉस्टल में जो है वर्चस्व की लड़ाई, हॉस्टल में वर्चस्व की लड़ाई। हॉस्टल से छात्र नेता बनते थे। किसे मान लो सबसे ज़्यादा जुबली और हबीबुल्ला हॉस्टल सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई हॉस्टल था, हबीबुल्ला तो और जुबली था। ऐसा क्यों सर? दोनों जगह दरअसल जो इसमें आधे मर्डर हुए वो हबीबुल्ला के थे। अच्छा, और जो नाम आए वो उधर के थे, या जो उधर मर्डर हुए उनमें नाम आए इधर के। क्षेत्रवाद भी था। जैसे हबीबुल्ला हॉस्टल में अधिकांश छात्र अवध से जुड़े जिलों के थे। अच्छा, और उधर गोरखपुर या उस साइड पूर्वांचल के। अच्छा, ये भी एक कारण था। ओहो, जो अजय सिंह का मर्डर हुआ, हाँ, वो उसमें क्षेत्रवाद ज़्यादा प्रमुख कारण था। ये लड़ाई चलती थी, खुलेआम गोलियां चलती थी। बताइए सर, इसमें एक चैप्टर और है, ओसीआर की सिर कटी लाश। ये बड़ा जो आपने हेडिंग दी है बड़ा अजीब लग रहा है, ओसीआर की सिर कटी लाश।
किसी फिल्म का टाइटल लग रहा है। तो ये क्या है, ये कौन सी कहानी है? अनुज, ओसियार बिल्डिंग लखनऊ की जो है वो विधायक निवास है जी। वो विधायकों को आवंटित होते थे। और ये खबर भी संभवतः 90 के दशक के शुरुआती दशक की है। ओसियार की जो पीछे वाली है, बी ब्लॉक वाली, एक दिन सुबह जीनो के पास एक लाश बरामद हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि उसका सर गायब था। अच्छा। ओसियार में लाश मिलनी, वो भी सर गायब, मतलब ये हम लोगों को जैसे सूचना मिली तो मतलब बिल्कुल एज ए क्राइम रिपोर्टर एक रोमांस हो गया। साला ऐसे अब इसको कवर करेंगे, इसको सही बात है। हाँ हाँ हाँ, एक पत्रकार के तौर पर होता है। हाँ। ये भी सत्य था कि ये घटना पुलिस नहीं खोल पाई, केवल रिपोर्टरों के जरिए ही ये घटना खुली। अच्छा, सर क्या है ये घटना? कारण था, हाँ। जब पुलिस मौके पे पहुंची, छानबीन की गई 2-3 दिन बाद, तो पता चला कि ब्लड के निशान जो मिले वो 706 नंबर फ्लाइट से मिले। अच्छा। ये फ्लाइट हस्तिनापुर के विधायक थे गोपाल काली, अच्छा, उनके नाम आवंटित था। और उनके साथ इस कमरे में उनके दोस्त रमेश पोखरियाल निशंक, जो उत्तराखंड के बाद में मुख्यमंत्री हुए, अच्छा, वो भी रहते थे। अच्छा। वो यहीं से रह करके वो सब पत्रकारिता लखनऊ में करते थे, अखबार निकालते थे अपना। अच्छा। पोखरियाल जी। तो चूंकि विधायकों का मामला था, इसलिए पुलिस भी बहुत खुल के सामने नहीं आ रही थी। हाँ। 7वें-8वें दिन पता चला कि जो लाश है वो एक सरकारी कर्मचारी की है। और उसका भी इस तरह आया कि वो सरकार के काम कराने के लिए एवं जो पैसे वैसे लेता था, सचिवालय का वो था। फिर खुलते खुलते, पहले चूँकि विधायक के थे, जब कमरा खुलवाया गया तब मोबाइल का दौर था नहीं, विधायक जी को वायरलेस से मैसेज भेजा गया। तब विधायक जी ने कहा कि उसकी चाबी एक हमारे पास है, एक वहाँ उनका कोई जो सफाई पे करता था उसके पास है। फिर पुलिस ने उसको बुलवाया तो अंदर खून के निशान वगैरह मिल गए। ये पुख्ता हो गया कि ये मर्डर नहीं हुआ है। नहीं, मर्डर 706 नंबर कमरे में ही हुआ। हाँ। अब वो विधायक के नाम था, विधायक जी कह रहे थे हमें थे नहीं। रमेश पोखरियाल का भी कहना था कि वो उससे 2 दिन पहले उत्तराखंड चले गए थे। हफ्तों हम लोग इस पर लिखते रहे, ये वो। फिर बाद में पता चला कि वो किसी काम को कराने के लिए उस व्यक्ति ने किसी से पैसे लिए थे, उससे पैसे मांग रहा था। उसने उसका संभवतः काम पूरा नहीं हुआ था। तो ये व्यक्ति भी कभी कभी, जो जिसके पास चाबी रहती थी, ये कभी कभी अपने दोस्तों को वहाँ बुला लेता था खाने पीने के लिए। तो फिर बाद में खुलासा हुआ कि वो उसी के कहने पर वो सब वहाँ आए थे। वहाँ दारू पी गई, जिसमें उसने पैसे मांगे। उसने उसका मर्डर किया, सर काटा, और सर काट करके लाश नीचे फेंकी। और अनुज जी, हमको लगता कि करीब 35 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, अभी तक पुलिस इस मामले में सर नहीं बरामद कर पाई। उसने पूछताछ में बताया कि उसने हैदर कैनाल में सर फेंक दिया था, सर और वो चाकू से काटा, लेकिन वो बरामद नहीं हो पाया। बताइए, जब बरामद नहीं हुआ तो आधा केस तो अपने आप खत्म हो गया। हाँ। लेकिन ये मतलब उस दौरान की प्रमुख खबर होती थी पहले पेज के अखबारों की। निशंक साहब से भी पूछताछ हुई होगी? बिल्कुल पूछताछ हुई। अच्छा। स्थिति ये हो गई कि बाद में इन लोगों ने, तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला थे, उनसे आके कहा कि साहब ये तो हम लोग को जेल भेज दीजिए, या आप कह दीजिए कि इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अखबारों में इतना हम लोग कुछ ये स्थितियाँ थी। सूर्य प्रकाश शुक्ला जो बाद में डीजीपी, सूर्य कुमार शुक्ला डीजीपी हो गए थे। हाँ, डीजी होकर रिटायर हुए। अच्छा, डीजी होकर रिटायर हुए, ठीक है।
सर बहुत सारे किस्से हैं आपके इसमें और बहुत सारी बातें हैं, इस पर भी और भी बात करेंगे। लेकिन ये माफिया, बाहुबली और राजनीति का क्या रिश्ता रहा है, नेताओं का क्या रिश्ता रहा है? बिना किसी सरकार की छत्र छाया के कोई इतना बड़ा या फिर इतना क्राइम का स्तर कैसे बढ़ा सकता है? ऐसा लगता है या फिर 80 का दौर कुछ और था, आज कुछ और है, क्राइम बदल गया, क्राइम करने का तरीका बदल गया? अनुज, 80 के पहले, 80 के दशक से पहले राजनेता हमेशा अपराधियों का उपयोग करते थे अपने जीतने के लिए। ये भी टीका, चाहे उसको अच्छाई का टीका मांगे चाहे कलंक का टीका माने, ये टीका भी कांग्रेस के ऊपर जाता था। कांग्रेस ने पहली बार हरिशंकर तिवारी को टिकट दे करके राजनीति में प्रवेश करने का रास्ता खोला था। वहीं से सबको अकल आई। वहीं से जब एक हो गया ना, तो माफियाओं को भी लगने लगा यार हम इनके लिए काहे मेहनत करते हैं, हम खुद अपने लिए मेहनत करें, हम जी सही बात सदन पहुंचे। सही बात है। और विधायक बनने के बाद या माननीय बनने के बाद कम से कम जो पुलिस की लुका छुपी है रोज की, वो तो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो ये सोच अपराधियों में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही आई, जब नारायण दत्त तिवारी ने हरिशंकर तिवारी को टिकट दे करके राजनीति में प्रवेश कराया। वहीं से शुरू हुआ राजनीति में आने का सिलसिला। वहीं से राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ या अपराध को कहा जो राजनीतिक संरक्षण मिला, ये वहीं से मिला। सर अगर मैं सरकारों की बात करूं, मुलायम सिंह यादव, मायावती, मैं हालिया की बात कर रहा हूं 2000 के बाद की, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव और आज की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन चारों सरकारों में आपने क्या क्या डिफरेंसेस पाए क्राइम को लेकर, माफियाओं को लेकर? देखिए इसमें तो हालांकि राजनीतिक विषय है, मुझे इस पर बहुत नहीं कहना चाहिए। किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक जो संगठित अपराध का दौर था वो मुलायम सिंह के कार्यकाल में ज़्यादा पनपा। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 10 सुंदरी फूलन देवी को उन्होंने टिकट दिया, ददुआ के भाई को टिकट देके सांसद बनाया, बिल्कुल। इटावा के कई लोग सपा के जरिए बाहुबली राजनीति में आए, तो वो था। मायावती जी के अगर कार्यकाल में देखें तो अपराध तो हुए लेकिन संगठित अपराध नहीं हुए, उस पर लगाम लगी। हाँ, उसका कारण ये भी था कि बीच में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी तो कल्याण सिंह ने एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ का गठन तो ऐसे को लेकर के हुआ था, वो कम माफिया था, श्री प्रकाश शुक्ला। लेकिन जब एसटीएफ का गठन हुआ तो एसटीएफ ने संगठित गिरोहों को और डकैतों गिरोहों को बिल्कुल लगभग खत्म की स्थिति में ला दिया। यही वजह थी कि मायावती जी का कार्यकाल हो या बाद में अखिलेश का कार्यकाल हो, संगठित अपराध नहीं रहा। अखिलेश यादव ने बड़ी छवि सुधारने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कई बाहुबलियों को टिकट न दे करके काफ़ी अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये बात अलग है कि उनकी पारिवारिक लड़ाई उनको ज़्यादा नुकसान दे गई। और वर्तमान में भी देखें तो संगठित अपराध नहीं है, लेकिन अपराध है। ठीक है सर, श्री प्रकाश शुक्ला का भी जिक्र हुआ। सर श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे क्या हुआ? श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है। नहीं, आपका कुछ व्यक्तिगत, शायद यही सोच करके मैंने उसके बारे में बहुत नहीं लिखा है, या ये भी एक विकल्प दिमाग में है कि कभी अगर मौका मिला तो उसको एक अलग किताब के रूप में
लोगों के बीच रखा जाएगा, तो इसलिए उसके बारे में बहुत नहीं लिखा। लखनऊ में उसने कई घटनाएं की हैं। उसकी एक बहुत चर्चित सी घटना है, शायद आप लोगों को जानकारी हो। अरुण कुमार सिंह एसएसपी थे। एक दिन सूचना मिली कि वायरलेस पे मैसेज हुआ कि शिव प्रकाश शुक्ला की लखनऊ में होने की सूचना है, चेकिंग चलाई जाए। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, गोमती नगर के असुर है। वो अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। हर जगह पूरे शहर में चेकिंग चल रही थी और जायज चेकिंग चल रही थी। अच्छा। शिव प्रकाश शुक्ला का उस समय आतंक था और उतना ही प्रेशर अरुण कुमार का अधिकारियों पर था लखनऊ के कि हवाई चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि वो खुद भी क्षेत्र में निकलते थे। तो जहाँ पर एसओ साहब चेकिंग कर रहे थे, सारी गाड़ियों को रोक रोक के चेक किया जा रहा था जी। तभी एक टाटा सोमो आके एसओ साहब के सामने रुकती है। शीशा उतरता है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जो ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठा था व्यक्ति, उसने कहा हो कि क्या खोजत हो? शिव प्रकाश शुक्ला खोजत हो? लो हम आ गए। ऐसा हुआ? इतना कह के उस व्यक्ति ने एक जो गोल सा एक वो होता है स्पोर्ट्स बैग, हाँ। शिव प्रकाश शुक्ला हमेशा स्पोर्ट्स बैग लेके चलता था। हाँ। स्पोर्ट्स बैग खोल के AK-47 की नाल दिखाई, कहा बहू कोई शक है? और इतना करके शीशा चढ़ा और चला गया। एसओ साहब बताने लगे कि भैया जाड़े के दिन में पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। 10 मिनट के लिए कुछ समझे नहीं आया कि क्या करें। ये खौफ था शिव प्रकाश शुक्ला का। पता ही है। और ये सारी बातें एसओ साहब ने खुद बताई आपको? बताया ना, हमारे मित्र थे, इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं बताया। ये है शिव प्रकाश शुक्ला है। सर, इतना आपने उत्तर प्रदेश के क्राइम को देखा है, इतने जितने मैं तो उंगलियों पे जितने माफिया के नाम ले रहा हूँ, तो उनके बारे में एक ना एक स्टोरी आपके पास है, चाहे वो इस किताब में हो चाहे ना हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया चीज़ों को। डीजीपी उत्तर प्रदेश के सबसे बेस्ट कार्यकाल किसका मानेंगे आप? जब से मैं देख रहा हूँ, प्रकाश सिंह साहब डीजीपी हुआ करते थे जब मैंने पत्रकारिता शुरू की, और अब तक शायद 2 दर्जन डीजीपी जरूर बन चुके बदल चुके होंगे। लेकिन प्रकाश सिंह साहब की तरह का डीजीपी मैंने दूसरा नहीं देखा। क्यों सर, ऐसा क्या खास था? मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हालांकि तब मैं लोकल कवर करता था, लेकिन बहुत छोटे से अखबार में था। एक समग्र विचार अखबार निकलता था, मैं उसके लिए लिखता था, और उसके संपादक माननीय वीरेंद्र मिश्र जी हुआ करते थे। उनके प्रकाश सिंह साहब से ठीक संबंध थे, तो मैं उनके साथ यदा कदा प्रकाश सिंह साहब से मिलने चला जाता था। एक बार ND तिवारी साहब मुख्यमंत्री थे जी, और उनके कार्यालय से उनके आदेश पर एक जिले में SP तैनात कर दिया गया। तब मुख्यमंत्री नियमित रूप से अपराध की, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते थे। तो जब अगली समीक्षा हुई तो उस समय जितने भी जिले थे उसमें से एक जिले की कम रिपोर्ट लेकर के प्रकाश सिंह साहब उस बैठक में बैठे। तब ND तिवारी जी ने कहा कि इसमें ये जिला नहीं है, तो प्रकाश सिंह साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ आपका SP है, वहाँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, आज की डेट में किसी अधिकारी की हिम्मत है मुख्यमंत्री के सामने ऐसा बोल दे? बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, लेकिन उस समय के राजनेता भी ऐसे थे। ND तिवारी ने बैठक में ही क्षमा मांगी,
कहा मैं अभी उसको हटा रहा हूँ, आप वहाँ पोस्ट कीजिए। बातें सर आपसे हुई हमारी, और अलग अलग माफियाओं पर बातचीत हुई है, सरकारों पर बातचीत हुई है, डीजीपी साहब पर बातचीत हुई है। एक टॉपिक है जिसको मैं टच किए बिना रह नहीं पा रहा हूँ, उसमें आपने टाइटल दिया है कि गैंगस्टर जो बना बॉलीवुड का अभिनेता। ये किसकी कहानी है? ये एक लखनऊ में यादव बंधुओं का बड़ा आतंक रहा अपने ज़माने में, जी। सूरजपाल और चंद्रपाल का। सूरजपाल के ज़माने में ही एक उसी का साथी हुआ करता था, लल्लू यादव, आलमनगर का रहने वाला है। अच्छा। अभी है और वर्तमान में राजनीति में है। लल्लू यादव सूरजपाल के साथ रह के उसने कई घटनाएं की, और इतना दबंग माफिया था वो कि जब अन्ना की सियासत में पूरी धाक जमी हुई थी, उस दौरान वो अन्ना से भिड़ गया। अच्छा। सूरजपाल के न रहने के बाद बाद में सूरजपाल के उसके जो सूरजपाल का बैंड था बिखरा, उसको उसने जोड़ा, और आलमबाग क्षेत्र से लेकर के पूरा ये काकोरी तक अपना एक बड़ा कारोबार उसका खड़ा किया। वो है लल्लू यादव। वर्तमान में लल्लू यादव की पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, भाजपा के साथ आ गए हैं। तो जैसा होता है कि भाजपा के साथ जो आ जाता है वो गंगा जल में धुल जाता है। लल्लू यादव बहुत स्मार्ट गैंगस्टर है। अब उसने भोजपुरी की 2 फिल्में भी बनाई हैं। अच्छा। 2 फिल्मों में उसने काम किया है, इसीलिए मैंने उसको लिखा है कि गैंगस्टर से अभिनेता था। ओके। हालांकि अब वो उसका अपराध जगत से बहुत लेना देना नहीं है। अब विशुद्ध रूप से वो राजनीति में है, लेकिन मुकदमे अभी भी हैं, तो अपराधी है। जो इतिहास रहा है वो रहा है, इसमें कुछ मतलब लाग लपेट नहीं किया जा सकता है। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बड़े किस्से हैं जो अभी कवर करने बाकी हैं। बहुत सारी बातें हैं इस लखनऊ डायरी में। तो ये लखनऊ डायरी जो मेरे हाथ में है, इसको आप लोग ज़रूर लें, ज़रूर ख़रीदें और इसको ज़रूर पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा कि 80 के दशक से कैसे माफिया राज शुरू हुआ और कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हालांकि आज का दौर बदल गया है, क्राइम करने का तरीका बदल गया है। जितना मैं समझता हूँ सर, अब तो डिजिटली ज़माना है, तो डिजिटल क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे मैंने अपनी किताब में जो अगर आप पढ़ेंगे मुझे, तो मैंने लिखा है कि आज के समय के साथ साथ अपराधी और अपराध का तरीका बदला है। हाँ। पहले संगठित गिरोह होते थे। हाँ। बिगड़ों में डकैतों का आतंक था। हाँ। उसके जवाब में पुलिस के पास संसाधन ना के बराबर थे। लेकिन उस समय पुलिस के पास अपना मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत हुआ करता था। उन मुखबिरों के कारण ही, कभी आप बैठेंगे अगली बार तो चर्चा होगी, उस मुखबिर तंत्र के चलते ही लखनऊ में बैठे एक व्यक्ति ने नेपाल तक कैसे अपराधियों को साफ कराया। अच्छा। सिर्फ मुखबिरों की वजह से? केवल मुखबिरों की उससे। और वर्तमान में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, शायद एक आध अब पुलिस अधिकारी ऐसा हो, उसमें भी IPS स्तर का, जिसके अपने मुखबिर हों, वरना किसी के पास कोई मुखबिर नहीं है। मुझे कहने में ये भी कोई हिचक नहीं है कि आज की डेट में पुलिस अधिकारी फ़ोन उठाने से कतराते हैं। जब आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मुखबिर क्या आपको सूचना देगा? ठीक बात है। अगर मान लीजिए मैं कोई सूचना देना चाहता हूँ, तो जब आप फोन वही उठाएंगे जो आपके पास फीड हैं, तो कौन आपको क्या सूचना देगा? ये तो दया बनाइए हम अपने विज्ञान की, जिसने इतने संसाधन आपको मुहैया करा दिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस आपके पास है, हर घटना की कहीं न कहीं कोई न कोई वीडियो क्लिप बना लेता है।
लोकेशन वगैरह ट्रेस होने लगी है, लोकेशन ट्रेस होने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ने बहुत मदद की है। आप बिल्कुल। यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि अपराधी किस घर के किस कमरे में हाँ, छुपा है। हाँ, तो अगर इस हिसाब से देखें तो उस समय के पुलिस वालों के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन थे। उनकी मेहनत बहुत हुआ करती थी, उनकी सोच बहुत तेज हुआ करती थी और उनका मुखबिरता बहुत तेज हुआ करता था। नहीं सर, अगली बार जब हम लोग बैठेंगे और तो हम लोग जब भी पॉडकास्ट करेंगे आपका, और करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे दोबारा, और जो पुलिस का जो तंत्र है वो कैसे काम करता है और मुखबिरों पर हम ज़रूर बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से काम करते थे। पब्लिक को पता होना चाहिए कि किस दौर से आप देखते आ रहे हैं चीज़ों को और किस तरह से लोगों ने, पुलिस अधिकारियों ने मेहनत करके जो है उन लोगों को पकड़ा है जो गलत काम करते थे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।